दुनिया विश्व युद्ध 3 के इतना करीब शायद कभी नहीं थी जितना आज है। और ये कोई कोरी आशंका नहीं, बल्कि यूरोप के कुछ बड़े रणनीतिकार कह रहे हैं। और इसकी वजह नाटो संधि का एक बहुत ही रेयर क्लॉज, अनुच्छेद 4, उसका लागू होना। बिल्कुल। आज हम नाटो का अनुच्छेद 4, विश्व युद्ध का खतरा, इस शीर्षक वाले एक विश्लेषण में गहराई से बात करेंगे। यह सब हुआ एक हाल की काफी गंभीर घटना के बाद। जब कहा जा रहा है कि रूसी ड्रोन पोलैंड की सीमा में घुस गए। हमारा मकसद है इस पूरे विश्लेषण को परत दर परत खोलना। मतलब ये समझने की कोशिश करना कि ये घटना इतनी अहम क्यों है, अनुच्छेद 4 का असल मतलब क्या है, इसके लागू होने के क्या मायने हैं, और सबसे जरूरी, इस विश्लेषण के मुताबिक इसके संभावित नतीजे क्या हो सकते हैं, और इसमें भारत के लिए भी एक चेतावनी है। हाँ, ये एक अहम पहलू है। तो चलिए इस जटिल तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस घटना की जिसने ये सब शुरू किया। विश्लेषण बताता है कि हाल में रूसी सेना ने जो ड्रोन लॉन्च किए वो सिर्फ यूक्रेन के ऊपर से नहीं उड़े, बल्कि बेलारूस को पार करके सीधे पोलैंड की सीमा के अंदर चले गए, कई ड्रोन। और ये घटना एकदम से मतलब हड़कंप मचा देती है, क्योंकि पोलैंड सिर्फ नाटो का सदस्य ही नहीं है, बल्कि जैसा इस विश्लेषण में कहा गया है, रणनीतिक रूप से शायद वो नाटो का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे नाजुक सदस्य है। उसकी लोकेशन ही ऐसी है। सबसे महत्वपूर्ण क्यों? वैसे तो हर सदस्य देश अहम होता है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन पोलैंड को लेकर ये खास जोर क्यों? विश्लेषण कुछ मतलब पुराने पैटर्न की तरफ इशारा करता है इतिहास के। बिल्कुल। विश्लेषण हमें याद दिलाता है कि यूरोप के इतिहास को देखें तो जब भी महाद्वीप पर कोई बड़ा युद्ध हुआ है जिसमें पूरब और पश्चिम की ताकतें शामिल थीं, हाँ, पोलैंड अक्सर एक किस्म का हाईवे या कह लीजिए रणभूमि बना है। जैसे जब नेपोलियन अपनी विशाल सेना लेकर रूस पर चढ़ा। अच्छा, हाँ, तो उसका रास्ता पोलैंड से होकर ही गुजरा था। ये तो खैर सदियों पुरानी बात हुई, लेकिन क्या ये पैटर्न बाद में भी दिखता है? हाँ, विश्लेषण इसी पर जोर देता है। 20वीं सदी में देखिए, जब नाजी जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला किया, ऑपरेशन बारबरोसा जिसे कहते हैं, तो जर्मन सेनाएं पोलैंड के रास्ते ही आगे बढ़ी। अच्छा। और फिर जब युद्ध का पासा पलटा, सोवियत रेड आर्मी ने पलटवार किया, नाजियों को पीछे धकेला, तब भी वापसी का रास्ता पोलैंड से ही था। आखिरकार बर्लिन पर कब्जा करने सोवियत सेनाएं भी पोलैंड पार करके ही जर्मनी में घुसी थीं। तो ये मतलब महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि भूगोल और इतिहास का एक सबक है कि पोलैंड एक तरह से यूरोप में पूर्व पश्चिम मिलिट्री ऑपरेशंस का मेन कॉरिडोर रहा है। बिल्कुल सही कहा। और विश्लेषण के अनुसार यही वजह है कि जब से नाटो बना है, मिलिट्री प्लानर्स के दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि अगर भविष्य में कभी रूस नाटो देशों पर हमला करने की सोचेगा तो सबसे मुमकिन रास्ता पोलैंड ही होगा। अच्छा। इसीलिए इस विश्लेषण में पोलैंड को नाटो की रक्षा की अंतिम पंक्ति कहा गया है, लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तर्क यह है कि अगर पोलैंड रूसी हमले को नहीं झेल पाया, अगर पोलैंड गिर गया, तो फिर पश्चिमी यूरोप यानी जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन तक रूसी सेना की पहुंच बहुत आसान हो जाएगी। तो पोलैंड के इस ऐतिहासिक और सामरिक महत्व को देखते हुए ही जब ये रूसी ड्रोन सीमा पार कर गए, तो नाटो की प्रतिक्रिया इतनी तेज और चिंताजनक थी। बिल्कुल। विश्लेषण बताता है कि घटना के फौरन बाद पूरे नाटो गठबंधन में, यूरोपीय राजधानियों में मतलब खलबली मच गई। हाँ। बात इतनी बढ़ गई कि अमेरिका तक में हाईएस्ट लेवल का रेड अलर्ट जारी हो गया। हाँ, बताया गया है कि सिचुएशन की गंभीरता को देखते ही तुरंत एक्शन हुआ। नाटो सदस्य देशों के फाइटर जेट्स हवा में उड़े और इन रूसी ड्रोन्स को निशाना बनाना शुरू किया। कुछ रिपोर्ट्स में पोलैंड की जमीनी सेना ने एंटी एयरक्राफ्ट गनों से इन ड्रोन्स को मार गिराने के फुटेज भी दिखाए। अच्छा। विश्लेषण ये इशारा करता है कि रूस का ये कदम शायद सिर्फ गलती नहीं था, हो सकता है ये नेटो के रिएक्शन को टेस्ट करने और ये दिखाने की कोशिश थी कि देखो, हम पोलैंड और नाटो की पहुंच से दूर नहीं है, एक तरह की धमकी। और इसी सीधे खतरे को भांपते हुए पोलैंड ने फिर नाटो संधि के तहत अपने अधिकार का इस्तेमाल किया और अनुच्छेद 4 लागू करने की मांग की। बिल्कुल। यहीं पर चीजें वाकई गंभीर हो जाती हैं और समझने लायक भी। ये अनुच्छेद 4 आखिर है क्या चीज? देखिए, नाटो संधि का अनुच्छेद 4 एक बहुत महत्वपूर्ण लेकिन उतना चर्चित नहीं है। हाँ। ये कहता है कि कोई भी सदस्य देश बाकी सभी सदस्य देशों के साथ कंसल्टेशन यानी सलाह मशवरा शुरू कर सकता है, अगर उसे लगता है कि उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी,
पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस या सिक्योरिटी खतरे में है। अच्छा। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये अनुच्छेद 5 से अलग है। अनुच्छेद 5 तो है कलेक्टिव डिफेंस की गारंटी। हाँ, वो तो है, एक पर हमला सब पर हमला। बिल्कुल, कि एक पर हमला हुआ तो सब मिलकर सैन्य जवाब देंगे। अनुच्छेद 4 उससे एक कदम पहले की स्थिति है। ये खतरे को फॉर्मली मानना है और जॉइंट रिस्पॉन्स पर बातचीत शुरू करने का एक तरीका है। और जैसा कि विश्लेषण में बताया गया है, इसका इस्तेमाल होना ही अपने आप में एक बड़ी खबर है, क्योंकि ये बहुत ही कम होता है। बहुत ही कम, अत्यंत दुर्लभ। विश्लेषण के आंकड़े बताते हैं कि नाटो के 70 साल से ज्यादा के इतिहास में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से अब तक ये सिर्फ 8वीं बार है जब आर्टिकल 4 लागू हुआ है। सिर्फ 8वीं बार? हाँ, ज्यादातर मामले तो तुर्की ने अपनी सीमा पर सीरिया संकट या आईसिस के खतरे को लेकर लागू करवाए थे। अच्छा। या फिर हाल में यूक्रेन युद्ध शुरू होने पर पूर्वी यूरोप के कुछ देशों ने किया था। इसका लागू होना ही दिखाता है कि सदस्य देश, और इस मामले में पोलैंड और नाटो, स्थिति को कितना गंभीर मान रहे हैं। ये कोई रूटीन डिप्लोमेटिक चीज नहीं है। तो क्या विश्लेषण ये बताता है कि ये जो कंसल्टेशन है, ये सिर्फ बंद दरवाजों में बातचीत तक रहती है, या इससे पहले कोई ठोस कदम भी निकले हैं? नहीं, विश्लेषण साफ करता है कि अनुच्छेद 4 सिर्फ बातचीत का मंच नहीं है। इसका मकसद है सदस्य देशों को एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाना।